अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 10 चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बेसिकली है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इसमें आपकी अच्छी खासी कोडिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस चैप्टर को आपने सही तरीके से प्रैक्टिस करके समझना है। जो चीज़ शुरू से ना समझ आए उसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपका कमेंट मैं उठा सकूं, यानी उसका जवाब दे सकूं। कोई भी सवाल हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। ये स्टार्टिंग में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में आपकी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे आपको ये चैप्टर नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3.1 website development. The development of website first need a plan. Next tool to resource are chosen and gathered, and then it is constructed. It is important to first understand the purpose of the website and the action you would like visitor to do. क्या कहता है कि वेबसाइट डेवलप करने से पहले एक क्लियर प्लान बनाना ज़रूरी है या ज़रूरी होता है। उसके बाद आप टूल्स और रिसोर्सेज सेलेक्ट करते हो जैसे कोडिंग लैंग्वेजेस, इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह, और फिर वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हो। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये होता है कि आपको ये समझना होता है कि वेबसाइट का मकसद क्या है, ठीक है, और आप चाहते हो कि विजिटर उस वेबसाइट पर आके क्या करें, जैसे फॉर्म भरें, प्रोडक्ट खरीदें या सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। बात समझ आई? नेक्स्ट, यू डिजाइन द नेविगेशन लेआउट एंड अपीयरेंस ऑफ द website. The website is then created using code to accomplish your desired goal. Upon completion, you test the system to ensure proper functioning. The website is fully launched and accessible to everyone. उसके बाद वेबसाइट का लेआउट और डिजाइन तैयार किया जाता है, यानी किस तरह से पेजेस दिखेंगे, ठीक है, मेन्यूज कहाँ होंगी, कलर्स और स्टाइल क्या होगा, फिर कोडिंग के जरिए वेबसाइट का काम वाला हिस्सा बनाया जाता है। जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए तो वेबसाइट को टेस्ट किया जाता है कि सब कुछ सही काम कर रहा है या नहीं। टेस्ट के बाद वेबसाइट लॉन्च कर दिया जाती है ताकि सब लोग उसे एसेस कर सकें। अब वेबसाइट डेवलपमेंट कैन स्प्लिट into two segments, the front end and the back end. The most common reasons are, क्या कहता है पहले, वेबसाइट को आम तौर पर दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि फ्रंट एंड जो यूजर को नजर आता है, बैक एंड जो सर्वर या बैकग्राउंड में काम करता है और यूजर को नजर नहीं आता। उसके बाद क्या है, द मोस्ट कॉमन रीजन क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इजियर व्हेन द फ्रंट एंड एंड बैक एंड आर केप्ट अपार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकेंडली, नॉट एवरीवन इज एक्सपर्ट एट बोथ डेवलपर्स मे ईच कंसंट्रेट ऑन देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बिकॉज फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर्स वर्क independently while back-end developer take care of the technical detail like database and server logic. Front-end developer focus on making the website appear attractive and be user friendly. अब बेसिकली क्या कहता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड अलग क्यों रखते हैं इन दोनों आपस में, मतलब ये एक क्यों नहीं हो सकते? उसकी कॉमन रीजन ये हैं, जो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस है वो आसान हो जाती है। हर डेवलपर अपनी स्पेशलाइजेशन पर फोकस कर सकता है। फ्रंट एंड डेवलपर डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस पर काम करते हैं, जबकि बैक एंड डेवलपर सर्वर, डेटाबेस और प्रोग्रामिंग लॉजिक्स हैंडल करते हैं। बात आई समझ? इन वेबसाइट द फ्रंट एंड कंप्रेस of everything you see and interact with, such as button and images. It is designed to user friendly, ठीक है, it is designed to user friendly. Basically फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है, जैसे बटन, फॉर्म, कलर, इमेजेस, लेआउट वगैरह। इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यूजर को यूज करना आसान हो। बात यहां तक समझ आई? उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वेबसाइट अट्रैक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली, ठीक है। टू डू दिस दे यूज लैंग्वेज लाइक HTML and CSS and JavaScript. फ्रंट एंड is also referred as a client side. अब ये क्या कहते हैं? बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर ये लैंग्वेजेस यूज करती हैं। कौन सी लैंग्वेजेस यूज करती हैं? HTML स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ्स, बटन्स, आपने क्लास 9 चैप्टर 3 में पढ़ा था। CSS डिजाइन और स्टाइलिंग के लिए, जैसे कि कलर्स, फॉन्ट, स्पेसिंग वगैरह देने के लिए, आपने उसको भी देखा था। एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज होती है? इंटरएक्टिविटी, जैसे बटन क्लिक होने पर एक्शन लेना। फ्रंट एंड को क्लाइंट साइड भी कहा जाता है क्योंकि
क्लाइंट साइड क्यों कहा जाता है कि ये ब्राउज़र पर चल रहा होता है क्लाइंट के, यूजर के, यानी यूजर के सिस्टम पर। बात समझ आई? अब बात करते हैं कि बैकएंड क्या है। द बैकएंड इज वेयर ऑल द डाटा रिसाइड एंड इज डिस्प्ले ऑन डिमांड बेसिस। सिंस द डाटा जनरली रिसाइड्स ऑन द सर्वर, the back end is also referred as the server side. Back-end developers ensure that everything functions properly behind the website. Back-end developers work on the aspect of the website that cannot see, such as data management, which they accomplish using variety of coding language like Ruby, Python, PHP एक्सेट्रा। अब ये क्या है जी? बेसिकली बैकएंड क्या होता है? बैकएंड वो हिस्सा होता है जो सर्वर पर काम करता है। यहाँ डाटा जो है स्टोर होता है, जैसे लॉगिन इंफॉर्मेशन, ऑर्डर, यूजर डाटा, और जब ज़रूरत हो तो उसे शो किया जाता है। इसको सर्वर साइड भी कहते हैं, ये कहा जाता है। बैकएंड डेवलपर वो सब चीज़ें बनाता है जो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देती, जैसे डेटाबेस, एपीआईज और सर्वर लॉजिक। बैकएंड काम करने के लिए या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं, यानी इनमें जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें सबसे पहले है रूबी। ये इजी है, इजी सिंटैक्स है, वेब एप्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। उसके बाद पाइथन है। पाइथन सिंपल और पावरफुल है और डाटा हैंडलिंग और एआई के लिए यूज होती है। PHP जो है वो ओल्ड है बट स्टिल वाइडली यूज फॉर डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक क्या होता है और स्टैटिक वेबसाइट आपको क्लास 9 में आपने पढ़ा था। बात समझ आई? अब है जी फ्रंट एंड एंड बैक एंड का ताल्लुक। क्या ताल्लुक आपस? When a user interact with a web page, the front end send request to the back end which process these requests, interact with the database and generate डायनेमिक कंटेंट। क्या कहता है? जब यूजर किसी वेब पेज पर इंटरेक्ट करना चाहता है, करता है, जैसे बटन क्लिक करें या फॉर्म सबमिट करें, तो फ्रंट एंड ये रिक्वेस्ट बैक एंड को भेजता है। फिर बैक एंड इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, डेटाबेस से डाटा लेता है या अपडेट करता है और उसके बाद डायनेमिक कंटेंट जनरेट करके वापस फ्रंट एंड को भेजता है, जैसे यूजर को दिखाई दे या जैसे यूजर को दिखाना चाहते हैं। समझ आई बात? वेबसाइट विद रिस्पॉन्सिव डिजाइन एडजस्ट देयर फंक्शनैलिटी एंड लेआउट टू फिट डिफरेंट स्क्रीन साइजेस इंक्लूडिंग दोज ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड मोबाइल फोन। यानी ऐसी वेबसाइट जिनका डिजाइन रिस्पॉन्सिव होता है वो अपनी लेआउट और फंक्शनैलिटी स्क्रीन साइज के मुताबिक एडजस्ट करती हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो या मोबाइल फोन। यानी सेम वेबसाइट हर डिवाइस पर आसानी से चलती है और दिखने में भी ठीक लगती हैं। उसके बाद है जी वन साइज फिट्स ऑल वेबसाइट डिजाइन वाज द नॉर्म in the past, which led to awkward representation on smaller devices. This problem is solved with the responsive design. पहले वेबसाइट एक ही साइज और लेआउट में बनाई जाती थी, वन साइज फिट्स फॉर ऑल, लेकिन जब उसे छोटी स्क्रीन जैसे मोबाइल पर खोला जाता था तो लेआउट डिस्टर्ब हो जाता था। इस मसले का हल मिला रिस्पॉन्सिव डिजाइन में, ठीक है, जो स्क्रीन के मुताबिक हर चीज को साइज और पोजीशन एडजस्ट करता है, which make use of adaptable layout where which atoms are scaled in proportion to the screen in terms of percentage rather than the fixed pixel values. For example, to improve accessibility on mobile devices, a desktop menu may change to stacked menu, something like this. ठीक है, अब ये क्या कहता है कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन में लेआउट का फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, ठीक है, यानी एलिमेंट टेक्स्ट हो, इमेज हो, बॉक्सेस वगैरह हो, स्क्रीन के मुताबिक परसेंटेज में रीसाइज होते हैं, ना कि फिक्स्ड पिक्सल साइज में। इससे हर स्क्रीन पर कंटेंट परफेक्ट होता है। मोबाइल स्क्रीन पे, मिसाल के तौर पर मोबाइल स्क्रीन पर डेस्कटॉप का हॉरिजॉन्टल मेन्यू ऑटोमेटिकली स्टैक्ड मेन्यू यानी नीचे नीचे ऑप्शंस में कन्वर्ट हो जाता है ताकि यूज आसान हो। यानी कि अगर आप एक वेबसाइट विजिट करते हो जो कि डेस्कटॉप पे है, वो उसका सारा कंटेंट इस तरह हॉरिजॉन्टल दिखाया जाता है, जबकि आप उसी वेबसाइट को अगर मोबाइल फ़ोन में देखो तो वो सारा कंटेंट एक वर्टिकल लाइन में ड्रॉप मेन्यू में नीचे नीचे आते जाओ, वो सारा कंटेंट दिखता जाता है। ऐसे ही होता है ना। इसी तरह अगर आप टैबलेट में देखोगे तो उसको वो हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी उसको कर देगा। ये बात इतना कह रहा है कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है। उसके बाद जी फॉर इंस्टेंस फॉर डेवलपिंग एन ऑनलाइन स्टोर एंड टू रन इट स्मूथली बोथ फ्रंट एंड बैक एंड
are required. ठीक है, shops are created using the front end technology like HTML, CSS and JavaScript for items to be purchased by the visitors. On the other hand, database compressing of item detail जैसे कि cost and stock etc. reside on the back end. When a customer places an order, the order information is sent from the front end and the back end. The back end then check the data, updates of database and administrative the stock. अब ये क्या कहता है, अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहे हो या बनाना चाहते हो तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जरूरी होते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड पे क्या होगा, कस्टमर को दिखाया जाता है कि चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं हैं, डिस्प्ले किया जाता है, जो कि HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट से साइट बनाई जाएगी, यानी वो वाला पेज बनाया जाएगा फ्रंट एंड। बैक एंड में वो डाटा रखा जाता है जैसे आइटम का नाम क्या है, प्राइस क्या है, स्टॉक क्वांटिटी वगैरह है कि नहीं। जब कस्टमर ऑर्डर देगा तो वो ऑर्डर की इंफॉर्मेशन फ्रंट एंड से बैक एंड को सेंड होती है। बैक एंड चेक करता है कि सब कुछ सही है या नहीं, फिर डेटाबेस को अपडेट करता है जैसे स्टॉक कम करना और ऑर्डर रिकॉर्ड में सेव हो जाता है। बात समझ आई, यानी कि आपको डिस्प्ले हो रहा है और आपने परचेज कर लिया है तो वही ऑर्डर बैक एंड पे जाएगा डेटाबेस में। क्या जो क्वांटिटी परचेज कर रहा है यार 1 2 3 क्वांटिटी परचेज कर रहा है, क्या डेटाबेस में उसकी क्वांटिटी वही है कि नहीं। लाइक 5 आइटम हैं और उसने 3 परचेज कर लिए हैं तो बैक एंड उसी को अपडेट करके 2 कर देगा, यानी कि जब नेक्स्ट टाइम वो दिखाएगा तो उसको बताएगा कि इसकी 2 क्वांटिटी अवेलेबल है और यहाँ से 3 परचेज करके वो उसको ऑर्डर में डाल देगा, यानी कैरेट में या बाइंग लिस्ट वगैरह में डाल देगा। ये बैक एंड पे हो रहा है। अगर आप इस फिगर को देखें जो कि है फिगर 2, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये फिगर एक्सप्लेन करता है कि कैसे क्लाइंट ब्राउज़र या यूज़र साइट से रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर बैक एंड से रिक्वेस्ट करता है। यानी कि ये यूज़र है जो कि इंटरनेट पे है, यानी मोबाइल से है या किसी भी प्लेटफॉर्म से है, और ये वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहा है और ये बैक एंड से सेंट्रल डाटा स्टोर है, यहाँ से लेकर आपको डिस्प्ले किया जाता है। ये सारी वो चीज़ दिखा रहा है कि कैसे ये काम करता है और कैसे ये सर्कुलेट होता है। वापस आता है फ्रंट एंड से बैक एंड से फ्रंट एंड पे डाटा आता है। उसके बाद है 3.2 एडिशनल फीचर्स ऑफ HTML CSS। 3.2.1 forum in HTML, forums in HTML। HTML control how web page appear and navigate based on user input। ठीक है जी, HTML may display forums containing text boxes and button that user can write or click on like the paperwork is filled out। यानी कि HTML सिर्फ डिजाइन नहीं, यूजर इनपुट लेना और उसे प्रोसेस करना भी अलाउ करता है। आप HTML से फॉर्म बनाते हैं जिसमें टेक्स्ट बॉक्स होंगे, बटन होंगे, ड्रॉप डाउन या चेक बॉक्सेस होंगे, यूजर उनमें लिखता है या सिलेक्ट करता है जैसे फॉर्म भरना पेपर पर होता है। बात आई समझ। HTML creates space where the text may be written, atom can be selected from list and check boxes। ठीक है जी, और अब क्या है जी, to take input on an online forum, one very useful element for establishing several types of input field is the input element। It make it easier to take user input in multiple ways in form such as forums such as button, checkbox, text field etc। यानी कि फॉरम में इनपुट लेने के लिए HTML का सबसे इम्पोर्टेंट टैग कौन सा है, इनपुट। समझ आई बात। फॉरम में इनपुट लेने के लिए HTML का सबसे इम्पोर्टेंट टैग कौन सा है, वो क्या है, इनपुट। इस टैग से आप अलग अलग तरह की फील्ड बना सकते हैं। आप ये आपको भी समझ नहीं आएगी, जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आपको समझ आएगी। जैसे कि टेक्स्ट फील्ड बनाना, चेक बॉक्स बनाना, बटन बनाना, रेडियो बटन बनाना, ये मैं चारों आपको करके दिखाऊंगा एक एक करके, बट अभी यहाँ पे ये सुनते जाओ। उसके बाद पर्टिकुलर काइंड ऑफ इनपुट एलिमेंट कॉल्ड list field allow user to choose one or more items from a list of already available option. These are frequently utilized for checkbox groups or ड्रॉप डाउन मेन्यू. यानी कि लिस्ट फील्ड अलाउ यूजर टू चूज वन और मोर आइटम. क्या कहते हैं, लिस्ट फील्ड आपको अलाउ करता है कि यूजर एक या ज्यादा चीजें सेलेक्ट करे. जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, आपका एक मेन्यू बनाता है ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसके अंदर आपके मेन्यू लिखे होते हैं, आप उनमें से एक से या एक से ज्यादा चीजें वगैरह सेलेक्ट कर सकते, यानी मल्टीपल ऑप्शन चूज करना हो. ठीक है. उसके बाद है जी वन मोर टाइप इनपुट टाइप बटन इज रेडियो बटन. इट लेट द यूजर चूज जस्ट वन पॉसिबिलिटी from list of option which is preferred for choice that are mutual exclusive like a gender. यानी कि रेडियो बटन क्या होता है, जैसे आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा, क्या आप फीमेल हैं कि आप मेल हैं. मेल से पहले एक गोल दायरा होता है, उससे या तो आप फीमेल को चेक मार्क करोगे या तो मेल को करोगे. बात समझ आई. तो वो क्या होते हैं, बेसिकली रेडियो बटन होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा. उसके बाद पेज नंबर 77
Checkbox are useful for list of preference since they allow user to pick multiple choices from a group. अब ये क्या कहते हैं, चेक बॉक्स उन सिचुएशन में यूज होती हैं जहां यूजर को मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, जैसे कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, क्या हॉबीज हैं, एक्सेट्रा। हर चेक बॉक्स का अलग अलग टिक किया जाता है। बटन इज ऑल्सो यूज टू टेक इनपुट एंड फ्रिक्वेंटली यूज फॉर कंप्लीटिंग फॉर्म, नेविगेटिंग to different site or execute various function. The submit button is typically example of the transferring information from a forum to server. यानी कि जो बटन है वो भी आपके एक इनपुट में ही आता है। क्यों? क्योंकि द सबमिट बटन इज ऑल्सो क्या कहता है जी, बटन इज यूज टू टेक इनपुट एज फ्रिक्वेंटली, यानी कि बटन वेबसाइट पर एक्शन ट्रिगर करने के लिए यूज होता है। ट्रिगर करने के लिए क्या मतलब, जैसे फॉर्म सबमिट करना, दूसरे पेज पर जाना या कोई फंक्शन रन करना, सब कॉमन बटन होता है, या सॉरी सबसे कॉमन बटन होता है, या बटन ही इन चीज की, या समझ आ गई ना। फिर इसका क्या होगा, इसका होगा ऐसे कि इनपुट आप लिखोगे इनपुट, टाइप उसकी क्या है, ठीक है, उसका टाइप हो जाएगा सबमिट। ये भी आपको शायद यहाँ पे समझ आए, बट ये जब मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि इनपुट की कितनी टाइप्स हैं, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट और टेक्स्ट वगैरह, ये सारे ये आपको जब हम कोडिंग करेंगे ना उस वक्त आपको सही तरीके से समझ आएगा। तो इस वक्त बस सुनते जाओ बातें, जब प्रैक्टिकल करेंगे फिर आपकी सारी लिंक्स हो जाएंगी चीजें। उसके बाद है HTML आल्सो प्रोवाइड विद द लेबल विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर यूजर। द लेबल एलिमेंट इज आल्सो यूज्ड टू प्रोवाइड क्लियर टाइटल फॉर ईच इनपुट फील्ड। लेबल एक टैग है या होता है जो किसी इनपुट फील्ड का नाम या टाइटल शो करता है, ताकि यूजर को पता चले कि यहाँ क्या लिखना है। एग्जाम्पल में स्टूडेंट नेम का इनपुट के लिए लेबल दिया गया है, क्या दिया गया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम के लिए क्या लेबल दिया गया है, स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब ये एक पीस ऑफ कोड है, पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग लाइंस ऑफ कोड, one second line or label provide of information that a student name need to be entered in the field in the input field which is created with the ID student name. The input field is created in the 3 lines so that user may enter the student name. अब ये क्या चीज है, इसको जरा देख लेते हैं। अंग्रेजी वाला तुमने पढ़ ली, इस कोड को प्रैक्टिकली करते हैं। तो ये है आपका कोड जिसमें आपका ने फॉरम का टैग लगाया हुआ है और आपने लेबल लिखा है फॉर स्टूडेंट नेम, लेबल आपने टैग क्लोज कर दिया है। यहाँ पे इनपुट की टाइप क्या रखी है, टेक्स्ट। ये इस चीज को नोट करना, टाइप क्या है, टेक्स्ट। आईडी क्या है, स्टूडेंट नेम, नेम क्या है, स्टूडेंट नेम। आईडी और नेम फिलहाल के लिए आप छोड़ दें, इसको बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जब मैं इसको रन करता हूं तो क्या दिखता है, अभी आप इसको देखें। अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं स्क्रीन के साथ, तो आपको क्या दिख रहा है, लेबल क्या है, स्टूडेंट नेम। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, स्टूडेंट नेम। देखें कैसे स्टूडेंट नेम दिख रहा है, ये जैसे हमने लिखा हुआ था, ये देखें यहाँ पे। टाइप हमने क्या रख दी, टेक्स्ट। यहाँ पे आ गया टेक्स्ट, यानी कि अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो एज अ टेक्स्ट काउंट होगा। उसको पता है जो इनपुट आ रहा है वो टेक्स्ट आ रहा है। टाइप टेक्स्ट आपको पता है कि कैसे होता है, बॉक्स बनाता है जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं कैसे बड़ा करता जाऊँ, देखो टेक्स्ट कोई लिमिट नहीं है, टेक्स्ट लिखता जाएगा। समझ आई बात। लेबल कहाँ, देखो लेबल कैसे है, कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, आप देख सकते हो। उसके बाद है विद द सिलेक्ट टैग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट कैन बी क्रिएटेड फॉर सिलेक्टिंग ग्रेड इन विच द स्टूडेंट इज। पॉसिबल चॉइसेस ऑफ वैल्यूज नीड टू बी प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट लाइन सो दैट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इज क्रिएटेड for user to choose from the provided choice only. For instance, to provide choices of 3 classes from 8 and 10 the code should be. अब ड्रॉप डाउन क्या होता है, अगर आपको यूजर से एक चॉइस सेलेक्ट करवानी है एक लिस्ट में से, तो आप सेलेक्ट टैग यूज करते हैं। हर ऑप्शन का ऑप्शन टैग को अंदर डिफाइन किया जाता है। वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। अभी आप ड्रॉप डाउन वाले को देखो, यहाँ पे पहले हमने क्या किया, लेबल किया, उसके बाद सिलेक्ट आईडी लिख दी, ग्रेड नेम इज इक्वल टू ग्रेड। यहाँ पे हमने ऑप्शन क्या लगा दिया, वैल्यू 8 वैल्यू आ गई, फिर 9 आ गया, फिर 10 आ गया, और ऑप्शन हमने क्लोज करके यहाँ पे सिलेक्ट को भी हमने टैग को क्लोज कर दिया है। समझ आई, ये कोडिंग देख लो। यहाँ पे क्या था, हम सिलेक्ट का टैग यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन हम लगाते हैं, उस मेन्यू में कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 9 10, हमने 3 एलिमेंट्स लगाए हैं क्योंकि आपके बुक में 3 हैं। आप इसी तरह नीचे ऑप्शन वैल्यू 10 इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 12 13 जो भी कर सकते हो वो कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम इसको रन करके देख। अच्छा, अब देखो जब हमने रन किया तो हमारे पास क्या आया, लिखा आया ग्रेड, जो यहाँ से आया वैल्यू, मतलब लेबल जो हमने लगाया वो ग्रेड। उसके बाद हम ड्रॉप करते हैं, देखो हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 8 9 10 जो कि हमने लिखा था। अब यहाँ पे मैं 9 सेलेक्ट कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ। देखो हमने पढ़ा था क्या होता है कि अगर आप यूजर से कोई चॉइस करवानी है, सेलेक्ट करवानी है एक लिस्ट में से एक आइटम को, तो आप ड्रॉप डाउन बनाते हो, ठीक है। अगर इसी ड्रॉप डाउन को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं तो आप सिंपली इसको कॉपी करोगे इसी तरह का, यानी कि इस लिखोगे ऑप्शन वैल्यू, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ
11 कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देता हूँ 13। सेव करता हूँ, कंट्रोल F5 दबाता हूँ, रन करता हूँ। अब देखो 13 आ गया ना। तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट होता है कौन से टैग से, सिलेक्ट के टैग से और ऑप्शन से आप उनकी मेन्यू भी बना सकते हो। ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने यूज़र से मेन्यू के जरिए एक वैल्यू सेलेक्ट करवानी हो। ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक। ड्रॉप डाउन क्या होता है, और लेबल और टेक्स्ट बॉक्स समझ आ गया। उसके बाद है जी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिनेरियो वेयर ओनली वन अमंग मेनी चॉइसेस कैन बी ट्रू एट अ टाइम और कैटर्ड विद रेडियो बटन। टू क्रिएट रेडियो बटन द इनपुट टाइप नीड टू बी सेट एज रेडियो फॉलो बाय द नेम for which the radio button is set up and the respective value for all the choices। यानी कि the input type need to be set to radio where only one among many choices can be true at a time। यानी कि रेडियो बटन तब यूज होता है जब सिर्फ एक ऑप्शन अलाउ करना हो, जैसे मेल या फीमेल। सब बटन्स का यानी कि सब बटन्स के सामने नेम होता है ताकि ग्रुप समझे, यानी ग्रुप समझे जाए या यूजर को समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ है, किस बारे में है। अब इसका कोड देखते हैं प्रैक्टिकल। अगर आप इसको देखें कोड को, यहाँ पे देखो लेबल लगा हुआ है जेंडर जेंडर लिखा हुआ है, हमने लेबल लगा दी है ऊपर हेडिंग देने के लिए। उसके बाद इनपुट टाइप है, उस पर इनपुट टाइप कर दी मैंने रेडियो, ID मेल हो गया, नेम जेंडर हो गया, जो कि वैल्यू नेम मेल हो गया। उसके बाद लेबल फॉर मेल, ठीक है। उसके बाद इनपुट टाइप रेडियो, ID फीमेल, नेम जेंडर वगैरह को। अब यहाँ पे टाइप को फोकस करो, ID नेम वैल्यू को फिलहाल फोकस नहीं करना, ये अभी आपके काम की नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ टाइप्स पढ़ रहे हैं, इनपुट टाइप्स की है, इनपुट कैसी टाइप होती है। अच्छा, अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें क्या नजर आएगा, देखो हमारे पास ऊपर क्या था, ये देखो जेंडर यहाँ से लेबल से आ गया, फिर उसको हमने कर दिया रेडियो बटन। अब ये जो इनपुट टाइप है ना, रेडियो, ID मेल, नेम जेंडर वैल्यू में, ये इस चीज को बनाने के लिए था, ये सर्कल। उसके बाद फिर हमने लेबल लगाया, लेबल फॉर मेल इज इक्वल टेबल, ये इस चीज को है। इसी तरह फिर नीचे एक और हो गया रेडियो बटन बना, ये वाला फीमेल के लिए, फिर हमने उसके सामने लेबल लगाया है। ये जो फॉर होता है, फॉर इज इक्वल टू फीमेल, ये इस चीज को लिंक करता है। किस चीज को लिंक करता है कि ये फॉर इस ID को लिंक करता है, कि यानी कि फॉर ID और फॉर आपस में क्या है, कनेक्शन है, आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये इनके आमने सामने हैं, ठीक है। और ये बाद में हम यूज़ भी करते हैं, ये ID किस लिए यूज़ होता है, नेम किस लिए यूज़ होता है, ये आपको मैं जब हम थोड़े से एडवांस कोडिंग करेंगे, लैंग्वेज सीखेंगे, तो फिर आपको समझ आएगा। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है इनपुट बेस पे, यानी कि इनपुट किन किन की तरह होती है, यानी किस किस तरह ले सकते हैं या कौन कौन सी इनपुट टाइप्स हैं। अब इसमें से मैं सिर्फ एक सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो मेल या तो फीमेल। देखो दो ऑप्शन है, मैं या तो कोई एक सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये रेडियो बटन हम उस वक्त सेलेक्ट करते हैं या यूज करते हैं जब हमें कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करवाना हो यूजर से। तो यहाँ तक हम क्लोज करते हैं, ये सारी अंग्रेजी आपने खुद पढ़ लेनी है, ठीक है। हमने पढ़ा इनपुट की टाइप्स, जो कि क्या था, सबसे पहले था टेक्स्ट बॉक्स, उसके लिए हम यूज करते हैं जस्ट टेक्स्ट। उसके बाद क्या था आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू था, ठीक है। उसके बाद आपका रेडियो था, साथ में हमने लेबल को भी पढ़ा कि लेबल क्या चीज़ है, ठीक है। और हमने फ्रंट एंड बैक एंड को देखा कि क्यों जरूरी है, कैसे होती हैं। इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हो, या फिर कमेंट में भी कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।